So, hello everyone, welcome back to your channel. Well, आप लोग स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जो स्टॉक मार्केट को एज अ करियर बनाना चाहते हैं। जब हम स्टॉक मार्केट को करियर बनाने की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको उस शख्स से मिलवाना चाहिए जिन्होंने अपना करियर ही स्टॉक मार्केट से बनाया है, जो कमाया है स्टॉक मार्केट से कमाया है। आप उन्हें पिछले 10 सालों से टीवी पर देख रहे होंगे। 10 नहीं 15। अच्छा, 15 सालों से टीवी पर देख रहे हैं। तो मुझे तो सर याद नहीं कि मैंने कब से आपको देखना शुरू किया, बट आपने कई सारे लोगों की मेमोरी को करेक्ट कर दिया होगा कि 15 साल हो गए सर को टेलीविजन पर आते हुए। तो जो शख्स 15 सालों से लोगों को गाइड कर रहा है, आज वो आपको क्या सिखा सकते हैं, उसकी वैल्यू कितनी है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सो आई एम श्योर आप लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे वन एंड ओनली मिस्टर कुणाल सरोगी सर से सीखने के लिए। सर, वेलकम टू आवर गो सेल्फ मेड शो। थैंक यू सो मच पुष्कर जी। और मतलब आई एम अ बिग फैन ऑफ योर स्टाइल सर। मतलब आपका जो अंदाज है ये वाकई में गजब का है। और आज मेरा सौभाग्य है कि आपसे रूबरू होकर के बात कर रहे हैं, तो इट इज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। सर, हमारा सौभाग्य है कि हम आपके साथ बैठे हैं। व्यूअर्स हैं उससे ज़्यादा एक्साइटेड मैं हूँ। सर, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज एक इंसान जिसने करियर ही स्टॉक मार्केट से बनाया, स्टॉक मार्केट में बनाया। आज मेरे कई सारे ऐसे लोग हैं जो खुद वो करियर बनाना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, पर सबसे पहले तो चैलेंज ये आता है कि लोग स्टॉक मार्केट को करियर समझते नहीं। राइट, एब्सोल्युटली। देखिए, मेरी फैमिली का 4th जनरेशन है हम लोग जो शेयर बाजार में हैं, तो एक फैमिली एक्सेप्टेंस है अनलाइक अदर फैमिलीज जहाँ पर कि क्या होता है ना, आपको पेरेंट्स को समझाना पड़ता है कि भाई शेयर बाजार भी करियर है, ट्रेडिंग भी एक काम है। वो समस्या मुझे जीवन में कभी नहीं आई थैंकफुली। लेकिन देखिए क्या है कि शेयर बाजार एक करियर है, दिस आई वॉज कन्विंस्ड फ्रॉम दी वर्ड गो। मैं स्कूल में था, मुझे याद है जब मैंने पहला अपना जीवन का शेयर खरीदा था। स्टॉक का नाम था रेबैंस, जो बाद में रेबैंस हो गया। उस समय उस कंपनी का नाम होता था बॉश एंड लॉम, तो चश्मा बनाने की कंपनी थी। उसका सबसे पहले मुझे वो स्टॉक पसंद आया। इट वाज एन एमएनसी स्टॉक। वो मेरे जीवन का पहला स्टॉक परचेज था। कौन सी क्लास की बात होगी? मैं होऊंगा उस समय शायद 11th क्लास में, जहाँ तक मुझे ठीक याद है। 11th या 10th की बात होगी। मेरी मदर ट्रेड करती थी, मैं उनको देखता था, तो उनसे इंस्पिरेशन मिली मुझे, वहाँ से मैंने शुरू किया। एंड बॉश एंड लॉम के उस परचेज के बाद से आई नेवर लुक बैक। तो मुझे जिस दिन मैंने वो शेयर खरीदा उसका दाम बढ़ा, 650 रुपये मैंने उस ट्रेड में कमाए थे। और उसी दिन नहीं, मेरे ख्याल 1 हफ्ता 10 दिन की बात रही होगी। और वो भी देखिए, उस समय ना चार्ट्स देखे थे ना कोई रिसर्च की थी, लेकिन एक इंस्टिंक्ट पर खरीदा था। शायद उस समय से तय हो गया था कि मेरा करियर क्या होने वाला। और उसके बाद मुझे कभी इसका कभी भी कोई दुविधा, कोई किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट मन में नहीं आया। आई न्यू दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डू। और फिर मैंने शुरू किया, धीरे धीरे देखिए मैं चला था और कारवा बनता चला गया। सो सर, मुझे जहाँ तक आपके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है कि आप पढ़ने के लिए, एमबीए करने के लिए कनाडा भी गए और आपके पास पूरा वर्ल्ड था, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी थी। सो ज़्यादातर लोग ऐसा होता है कि भाई अगर बाहर पढ़ने जा रहे हैं, एमबीए करने जा रहे हैं, तो लोगों को होता है कि वहीं पे कहीं नौकरी करेंगे, सेटल हो जाएंगे। सो यू आर हेयर विद अस, लोगों को ट्रेन कर रहे हैं एंड आपने करियर भी स्टॉक मार्केट में बनाया, तो ये एक बड़ी डिफरेंट चॉइस है लोगों के हिसाब से। देखिए, दिस इज द मोस्ट एक्साइटिंग प्लेस टू बी। राइट। आप देखिए, आज दुनिया का जो टॉप मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं, चाहे केलॉग्स बिजनेस स्कूल है, शिकागो बिजनेस स्कूल है, उसका जो पूरा का पूरा बैच है, दे वांट टू फाइंड जॉब्स ऑन वॉल स्ट्रीट। सब वॉल स्ट्रीट पर ही काम करना चाहते हैं, क्योंकि सबसे एक्साइटिंग करियर शेयर बाजार में है। शेयर बाजार में आप किसी एक इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट नहीं है। आप अगर कोई भी और बिजनेस करेंगे, हो सकता है कि आपकी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में डाउन टर्न आ जाए। मान लीजिए आप मीडिया इंडस्ट्री में है, डाउन टर्न आ जाए। सीमेंट से जुड़ा कोई काम कर रहे हैं, उसमें डाउन टर्न आ सकता है। लेकिन ये एक ऐसा काम है जिसमें सारी इंडस्ट्रीज में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कहीं पर भी दुनिया में तेजी होगी, यू कैन बेनिफिट फ्रॉम इट। तो दिस इज समथिंग जिसका कि कोई पैरेलल नहीं है, कोई सानी नहीं है। तो शेयर बाजार इज़ वेरी एक्साइटिंग। और एक चीज़ और आपको बताता हूँ कि दुनिया के जो टॉप ब्रेन्स हैं, दे आर नाउ इन द मार्केट एंड वी आर अप अगेंस्ट देम। आपका और मेरा जो कॉम्पिटिशन है वो आज के दिन में मशीनों से है, एल्गोस से है। और उन एल्गोस के पीछे जो दुनिया के सबसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति हैं, उनसे हमारा संघर्ष हो रहा है। एक मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ, शायद आपने भी सुना हो कि जो न्यूटन थे, जिन्होंने जो अपने समय के, अपनी शताब्दी के सबसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति होंगे, जिन्होंने इतने डिस्कवरीज की, पूरा फिजिक्स जो है उनके द्वारा बनाया गया है, लेकिन उन्होंने भी शेयर बाजार में मात खाई। तो ही इन्वेस्टेड इन साउथ सी कंपनी, जो उस समय का पेनी स्टॉक रहा होगा, और उसमें उन्होंने बड़ा नुकसान किया। और बाद में उन्होंने कहा कि मैं चांद तारों का मूवमेंट पहचान सकता हूँ, लेकिन ये इंसान के पागलपन का अंदाज लगाना बहुत मुश्किल काम है। तो स्टॉक मार्केट टफ है,
और इसमें दिमाग का इस्तेमाल होता है। सबसे अच्छी बात है कोई सिफारिश नहीं लगती है। आप कहाँ से हैं, कौन सी जाति के हैं, कौन से जेंडर के हैं, इन चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैसे दिखते हैं इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दिस इज अ मेरिटोक्रेसी, राइट। तो ये चीज़ जो है मुझे हमेशा से एक्साइटिंग लगती है। और मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जो टैलेंट है इससे जुड़ा, दैट इज एक्सेप्शनल। फाइनेंस इज समथिंग दैट रन्स इन आवर ब्लड। मतलब अगर देखिए आप विदेशों में जाएंगे, लोगों को छोटे मोटी कैलकुलेशन करने के लिए भी कैलकुलेटर लगता है। हमारे यहाँ देखिए बच्चे भी वो कैलकुलेशन कर लेते हैं, परसेंटेज, कमीशन, ये सारी चीज़ें, पैसा कैसे सेव किया जाता है, कहाँ छिपाया जाता है, कैसे रखा जाता है, सोना कब लिया जाता है, ये चीज़ें हमें विरासत में, संस्कृति में मिली हैं। तो ये हमारे देश की संपदा है। मुझे लगता है दिस इज़ वेरी एक्साइटिंग। और अब ये समय आया है जब लोग इसको सीरियसली ले रहे हैं। तो न्यूटन के पास कुणाल सरोगी जी नहीं थे, तो हमारी ऑडियंस के पास है, सो दैट उनका नुकसान ना हो। तो एक तो सर ने वो जो बोली दिया कि उसने भी पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट किया था, तो पहली तो आपने, जमाने का तो शायद वो सबसे पॉपुलर स्टॉक रहा होगा, वो पेनी बन गया, वो पेनी बन गया बाद में और समाप्त हो गया। बड़ा पैसा का नुकसान हुआ और वो पहला बड़ा आप कहें कि डिजास्टर था। और अगर आप शेयर बाजार का इतिहास पढ़े तो बहुत एक्साइटिंग है और उससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। राइट। सो आई थिंक लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अब यहाँ पर सर एक सवाल आता है कि मैं ऑडियंस के बिहाफ पे सवाल पूछता हूँ कि 15 साल से आप लोगों को गाइड कर रहे हैं टीवी पे, आप ओपनिंग शो में भी आते हैं, क्लोजिंग शो में भी आते हैं और लोगों को गाइड करते हैं, बट उसके पीछे आप लोगों को बताते हैं कि कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं, उसके पीछे आपकी क्या रिसर्च रहती है, आप क्या देखते हैं, किस बेसिस पे आपकी एनालिसिस चलती है, और अगर आप वो लोगों को सिखा पाएँ तो आई थिंक इन फ्यूचर बहुत सारे कुणाल सरोगी बनने वाले इंडिया के अंदर। 100%। और देखिए प्रयास ही ये है कि अब देखिए मैं आपको अपने जीवन के बारे में बताता हूँ कि देखिए अब जो एक्साइटमेंट मुझे मिलता है वो, और पैसा कमाने से ज़्यादा एक्साइटमेंट आता है जब कोई और उन चीज़ों को रेप्लिकेट कर पाए, तब मुझे बड़ी खुशी मिलती है। तो डेफिनेटली देखिए अब आपने जो सवाल किया कि मार्केट आवर्स के दौरान कैसे शेयर्स को पहचाना जाता है, कैसे उस पर आप ट्रेड ले सकते हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए बाजार बहुत बड़ा है, 7500 से ज़्यादा शेयर्स हैं। राइट। तो एक टिपिकल आदमी क्या करता है कि अगर आप नए हैं बाजार में तो आप उस भीड़ में कहीं खो जाते हैं, आप रोज़ नए शेयर की तलाश करने लगते हैं। अच्छा, कोई ना कोई शेयर में कोई खबर आई होती है, कहीं पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही होती है, उसकी चर्चा ज़्यादा हो रही होती है और आप उस चर्चा से प्रभावित होकर के उस शेयर में निवेश कर बैठते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए आपको अपना होमवर्क पहले करके जाना है। जैसे बाजार खुलता है 9 बजे, हम होमवर्क करते हैं पिछले रात को। ओके। तो इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आप 9:15 बजे से बाजार को ट्रैक कर रहे हैं, आपको मार्केट बाजार खुलने से पहले ट्रैक करना शुरू करना पड़ेगा। तभी आप इसमें सफल हो पाएंगे, क्योंकि बाजार बहुत कॉम्प्लेक्स होता चला जा रहा है। जितना आसान आज से 5 साल पहले था आज उतना नहीं है, और 5 साल आगे और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा। तो इस कॉम्प्लेक्सिटी से निपटने के लिए आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत किस तरह करनी है कि बाजार खुलने से पहले आपको एक शीट बनानी है और उस शीट में आपको लिखना है कि आपके लिए बाजार के कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन से स्टॉक्स हैं जो कि बाजार को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, कहां पर एक्टिविटी ज़्यादा है, कौन से स्टॉक्स में वॉल्यूम एक्सेप्शनल हैं, कौन से सेक्टर में अक्रॉस द बोर्ड पूरे के पूरे सेक्टर में मोमेंटम है। आइसोलेटेड शेयर्स मत चुनिए कि मतलब मान लीजिए अगर बाजार में कहीं आपने सुना कि फला शेयर में बड़ी न्यूज़ आई है, वो भाग गया, तो वो जो मूव है वो बहुत बड़े मूव में ट्रांसलेट हो, इसकी संभावना कम होती है। लेकिन अगर पूरा सेक्टर चल रहा है तो संभावना ज़्यादा प्रबल होती है कि उसमें आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो एक मेरा सिद्धांत रहा है शुरू से कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमेशा एक टॉप डाउन अप्रोच रखनी चाहिए और इन्वेस्टिंग के लिए हमेशा एक बॉटम अप अप्रोच रखनी चाहिए। ओके। तो टॉप डाउन होता है कि आप पहले सेक्टर का चुनाव करें और बाद में उस सेक्टर का सही शेयर चुनें, और बॉटम अप होता है कि आप पहले शेयर का चुनाव करें, सेक्टर की परवाह ना करें, सेक्टर अपने आप ही इवॉल्व हो जाता है आपकी चॉइस में। तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमेशा टॉप डाउन चलें। टॉप डाउन चलने के लिए पिछले दिन के चार्ट्स देखिए। टिपिकली मोमेंटम एक दिन का नहीं होता है, मोमेंटम कई दिनों से चलता है। जैसे आज हम जब ये बात कर रहे हैं उस समय हम सब जानते हैं कि सरकारी कंपनियों में बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी बन रही है। हमने देखा सरकारी बैंकों में तूफानी तेज़ी देखने को मिली। तो अब देखिए ऐसा नहीं कि सरकारी बैंक एक दिन चले अगले दिन गिर गए, वो चले तो फिर वो चलते रहे कई दिनों तक। अगर आपने पहले दिन सरकारी बैंक में काम किया लेकिन अगले दिन आप उसका दाम देख करके डर रहे हैं तो इस कारण आप नेक्स्ट डे उस पर पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सही सेक्टर का चुनाव करना है। अगर आप इंट्राडे में सफल होना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म में सफल होना चाहते हैं, तो सेक्टर का चुनाव करना बेहद इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए करना क्या है,
इसके लिए देखिए एक इंडाइसेस की सूची है और आपको सारे इंडाइसेस के चार्ट बाजार खुलने से पहले देख करके रखने हैं। आप सोचिए जब बाजार चल रहा होगा उस आपाधापी में आप वो चार्ट्स देख लेंगे तो दैट इज टफ, एटलीस्ट मेरे लिए मुश्किल होता है। टिपिकली मैं क्या करता हूं कि बाजार खुलने से पहले ही सारे इंडाइसेस के चार्ट एक दफा देखता हूं। उनसे आपको अंदाजा हो जाता है कि नहीं ये सेक्टर है जो आउट परफॉर्म कर रहा है। तो सबसे बड़ा मापदंड है आउट परफॉर्मेंस, यानी कि वो बाजार की तुलना में बेहतर कर रहा हो। बाजार अगर चल रहा है ऊपर और ये स्टॉक उससे भी तेजी से ऊपर जा रहा है, या बाजार नीचे जा रहा है रुका हुआ है लेकिन ये स्टॉक ये सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है, तो आपको पता है कि ये सेक्टर है जिसमें कल आपको फोकस करना है। तो कई सारे पैरामीटर्स हैं जिनको हम लोग देखते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट जो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, चाहे आप चार्टिंग के लिए नए हों, चार्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं भी देखते हों, बाजार में भी आप नए हों, तो भी बड़ी आसानी से आप सेक्टर की पहचान कर सकते हैं। तो एक इंडाइसेस की सूची आप एनएससी की वेबसाइट पर भी जाएंगे तो भी आपको मिल जाएगी। तो आप देखेंगे मेटल इंडेक्स होगा, मीडिया इंडेक्स होगा, एफएमसीजी होगा, फार्मा होगा। आप देखिए आज सबसे अच्छा ट्रैक्शन किस में दिख रहा है, राइट। उसके बाद उसका चार्ट खोल करके देखिए, देखेंगे आप कि उस चार्ट में ब्रेकआउट आ रहा है, वो चार्ट बाजार को आउट परफॉर्म कर रहा है। और ये आउट परफॉर्मेंस जांचना कोई मुश्किल काम नहीं है, किसी भी सॉफ्टवेयर के जरिए या ट्रेडिंग व्यू या किसी भी फ्री सॉफ्टवेयर के जरिए आप इसको कर सकते हैं। तो करके देखेंगे तो यू विल नो कि ये सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है। आप देखेंगे कि टिपिकली विनर्स जो हैं वो उसी सेक्टर में से निकल करके आते हैं। एक बात और जो आप नोटिस करेंगे कि इंट्राडे और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में पैसा तब बनता है जब आप उस दिन का जो सेक्टर होता है उसमें आपने पार्टिसिपेट किया हो। तो बहुत ही सीमित सेक्टर्स में ही काम होता है, उन्हीं में पैसा बन रहा होता है, और बाकी सारा बाजार में सुस्ती और आप देखिए कि कोई खास मोमेंटम नहीं होता। अगर आप वहां पर जोर आजमाइश कर रहे हैं तो हो सकता है आप किसी दिन कमा लें, किसी दिन नुकसान हो जाए, लेकिन एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आप नहीं ला सकेंगे। तो कंसिस्टेंसी तब आती है जब आपने सेक्टर का चुनाव ठीक किया हो। तो यहाँ तक मुझे समझ आया कि अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले सेक्टर को देखिए, Right. जो सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है उसमें से स्टॉक निकालिए। Absolutely. और अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो स्टॉक पे फोकस कीजिए, सेक्टर की परवाह मत कीजिए। राइट। लेकिन इन्वेस्टिंग के अपने रूल्स हैं और ट्रेडिंग के अपने रूल्स हैं। इन्वेस्टिंग में आपको क्वालिटी स्टॉक की बहुत मैटर करती है और उसको जांचने के लिए अलग स्टॉक सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है। ट्रेडिंग में आपको वो स्टॉक्स खोजने चाहिए जहां लिक्विडिटी हो। तो दूसरी चीज, पहली चीज है स्टॉक सिलेक्शन और दूसरी चीज है लिक्विडिटी। अगर आप इनलिक्विड शेयर में काम कर रहे हैं जहां पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, जहां पर कारोबार हो ही नहीं रहा है, वहां पर देखिए एक तो फंस जाने की संभावनाएं बहुत प्रबल होती हैं। दूसरा क्या है, उसमें स्लिपेज बहुत हाई होता है। स्लिपेज क्या है कि आपने खरीदा, जब दाम दिख रहा था 100 रुपया, आपने ट्रेड डाला, आपको मिला वो 100 रुपये 50 पैसे पर, तब आपको महसूस ही नहीं हो, आपको अगर लगा कि ठीक है 50 पैसे ज़्यादा हैं, लेकिन आप 50 पैसों को जोड़ते चले जाइए। उन अठन्नियों को जोड़ेंगे तो आप जितना आपको बैंक एफडी में मिलता है उतना रिटर्न आप एक महीने में ही स्लिपेज में गंवा देते हैं। तो स्लिपेज नहीं होना चाहिए, तभी आप इंट्राडे में टिक सकते हैं। Right. तो इंट्राडे में स्पीड चाहिए, इंट्राडे में लिक्विड शेयर्स में काम करना है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा स्टॉक्स को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत सीमित शेयर्स को अगर फॉलो कर रहे हैं तो भी आपको सफलता मिलती है। दूसरी चीज़ मैंने नोटिस की है कि अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं तो देयर आर टाइम जोन्स। पूरे दिन बाजार आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो समय होता है जब सबका फोकस बाजार पर होता है, जब सबसे ज़्यादा एक्शन हो रहा होता है। तो शुरुआती जो ट्रेड है पहला 1 घंटा, उस समय आप देखिए कि बहुत एक्शन होता है, नए ब्रेकआउट्स हो रहे होते हैं, स्टॉक्स कल के मुकाबले आज काफ़ी ऊपर या काफ़ी नीचे खुल रहे होते हैं और उसके चलते लोगों को अपनी पोजीशन से एग्जिट करना पड़ता है। तो वो जो पहला 1 घंटा है दैट इज़ दी टाइम टू एक्चुअली मेक मनी। राइट। और उसके अलावा बाजार जब बंद हो रहा होता है तो बीच में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो हो सकता है कि कभी ना कभी आपको प्रॉफिट हो रहा हो, लेकिन अगर आप उसको अक्रॉस पीरियड देखेंगे, जैसे आप 2 महीने का डेटा या 3 महीने का डेटा अपना देखते हैं, तो आप पाते हैं कि आपको सबसे ज़्यादा पैसा शुरू में और अंत में ही बना होगा। तो टाइम का ध्यान रख करके ट्रेड करेंगे तो यू विल बी मोर सक्सेसफुल। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनमें अगर हल्का फुल्का बदलाव किया जाए तो आप देखेंगे आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। एक सुझाव मैं सारे ट्रेडर्स को देता हूँ, वो है कि आपने जो ट्रेड आज तक किए हैं उनका ऑडिट जरूर कीजिए। आपकी सफलता की कुंजी आप ही के पुराने ट्रेड्स में है, क्योंकि आप कितना भी कुछ नया सीख लें, जब तक आप पुरानी गलतियां करना बंद नहीं करेंगे तब तक उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो जो पुराने ट्रेड्स हैं उनके लॉग्स निकालिए, देखिए कि आपके लिए क्या चलता है क्या नहीं चलता है, कहाँ फंस जाते हैं आप, क्यों आपको बड़े नुकसान आ रहे हैं, आपकी समस्या क्या है।
तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के अपने रूल्स हैं, और रूल्स क्या हैं कि भाई आपको ये पता होना चाहिए कि स्टॉक को मैं बहुत लंबा नहीं रखूंगा, मेरा इरादा ही शॉर्ट टर्म का है। स्टॉप लॉस, टारगेट, एग्जिट्स, इन चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा फोकस्ड होना पड़ता है। याद रखिए एक चीज़ को कि सारे ट्रेड में सफल होना जरूरी नहीं है, ना कोई हो पाया है ना कोई हो सकेगा, और उसके लिए हम लोग मेहनत भी नहीं कर रहे हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स गो इन आवर फेवर, बस। और जैसे ही आप ऐसा सोचते हैं वैसे ही आप देखिए आपकी सफलता का दर बढ़ जाता है। यानी कि हमें देखिए टॉप परसेंटेज नहीं लाना है, हमें पास होना है। तो अगर आप पास होने की दृष्टि से ट्रेड करेंगे तो चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी। अगर आप सोचेंगे नहीं मैं तो हर ट्रेड में कमा करके जाऊंगा, तो चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाएंगी और वो कभी आप हासिल नहीं कर पाएंगे और नेट में पैसा भी नहीं बनेगा। ऑलराइट, सो यहाँ पर जो मेरा पहला सवाल था, मैं सवाल पर आ जाता हूँ कि आप कैसे रिसर्च करते हैं। तो आपने एक तो ये चीज़ बताई कि आप अपना होमवर्क एक रात पहले से शुरू कर देते हैं, आप इंडाइसिस को देखते हैं, आप सेक्टर्स उससे आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद स्टॉक देखते हैं कि किस में तेजी आ रही है। इसके अलावा सर व्हाट डू यू सी? देखिए एक चीज़ और मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, दिस इज अगेन अ मंत्रा, जो भी नया ट्रेडर आज इसको देख रहा है उसको कहीं ना कहीं कॉपी पेन, आपके पास कोई भी कागज़ का पुर्जा हो तो लिख लीजिए। दिस इज समथिंग विच इज़ अगेन माई लाइफ एक्सपीरियंस जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और वो ये है कि देखिए पैसा बनता है जब आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो कि डिफिकल्ट हो। तो याद रखिए कि ईज ऑफ बाइंग ये एक चीज़ है जो आपको देखते रहना है ट्रेड करते समय। ईज ऑफ बाइंग क्या है कि जो ट्रेड बहुत आसान है लेना, जो आपको लग रहा है इसमें तो ये तो बिल्कुल साफ दिख रहा है, वो ट्रेड टिपिकली पैसा नहीं देता। जो चीज़ आपको मुश्किल लग रही है, जैसे मान लीजिए कोई स्टॉक खुला 5% ऊपर, कल बंद हुआ था 100 रुपए पर, आज खुला 105 रुपए पर। अब आपका इंस्टिंक्ट क्या होगा, यार ये तो इतना ऊपर खुल गया, अब इसको क्या लें? तो आप देखेंगे वहीं पैसा बनने वाला है जो आप नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई शेयर है 100 रुपए का, वो खुला है बहुत नीचे 90 रुपए पर, अब आपको लग रहा है यार इतना गिर गया, एक बार कल के रेट पर आ जाए तो वाह 10 रुपए कमा लेंगे। तो दैट इज अ इजी ट्रेड टू मेक। तो आपको ये सोचना है कि हमेशा फोकस होकर कॉन्शियसली आपको ईज ऑफ बाइंग जिन ट्रेड्स में है उनसे दूर रहना है। जो ट्रेड डिफिकल्ट हैं वहीं पैसा बनता है, उसके लिए अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करना पड़ता है। और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में जो सबसे बड़ी चीज़ है दैट इज रिस्क मैनेजमेंट। तो आपका रिस्क अगर खराब है, देखिए तब तो अगर आप रिस्क मैनेजमेंट पर फोकस नहीं है, अब रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा अनग्लैमरस कॉन्सेप्ट है, इसलिए उसकी चर्चा आमतौर पर कम होती है। हम लोग फोकस करते हैं इंडिकेटर्स पर कि एक होली ग्रेल इंडिकेटर है जिसमें आप यहाँ बाय करें, यहाँ सेल करें, पैसा बनेगा। लेकिन आप कितने ही इंडिकेटर्स के बारे में जान जाएं, पैसा नहीं बनेगा जब तक कि आपका रिस्क मैनेजमेंट पुख्ता नहीं होगा। तो सारा फोकस करना है ऑन मैनेजिंग रिस्क। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट, राइट। तो उस पर फोकस करना चाहिए। तो देखिए जो पॉइंट मैं आपसे कह रहा था पुष्कर, वो ये है कि देखिए सबसे पहले आपको सेक्टर पहचानना है। जैसे अगर इसको एक एग्जांपल से समझते हैं तो आप देखिए कि अभी निफ्टी बैंक जो निफ्टी पीएसयू इंडेक्स है, पीएसयू बैंक्स इंडेक्स है, इसमें हमने देखा है कि बड़ा ज़बरदस्त ट्रैक्शन बना है। तो ये देखिए ये आपके सामने इंडेक्स है। तो सबसे पहला काम आपको इंडेक्स को देखना है। एक चीज़ और मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि देखिए बाजार की दिशा को तरजीह देनी है आपको। आप ये नहीं कर सकते हैं कि मार्केट डाउन है और आप उस दिन तेजी की पतंग उड़ा रहे हैं। आपको मार्केट को ध्यान में रखकर ट्रेड करना है। तो इफ द मार्केट्स आर गोइंग डाउन तो सेल साइड की ट्रेड खोजिए। अगर आप शॉर्ट करने में कंफर्टेबल नहीं है तो किसी ने कहा नहीं है कि शॉर्ट करना है, आप मत कीजिए, आप केवल लॉन्ग साइड की ट्रेड खोजिए। और जिस दिन बाजार गिर रहा हो उस दिन थोड़ा बाजार से दूर रहिए। तो कभी कभी नहीं ट्रेड करने में भी फायदा होता है। तो पहला काम इंडेक्स को देखिए, इंडेक्स पर एक व्यू बना लीजिए कि इंडेक्स पॉजिटिव है, नेगेटिव है या साइडवेज है। अगर पॉजिटिव है, और ये किस पे बनाना है, ये हमेशा आपको कोशिश करनी चाहिए कि 30 मिनट चार्ट देख करके आप इंडेक्स का व्यू बनाइए। देखिए शॉर्ट टर्म इंट्राडे ट्रेडिंग की जाती है 15 मिनट चार्ट्स पर या 10 मिनट चार्ट्स पर, लेकिन आपको व्यू बनाना है इंडेक्स का 30 मिनट चार्ट्स देखकर। तो आप 30 भी देख सकते हैं, 60 भी देख सकते हैं। तो पहला काम करें, इंडेक्स पर व्यू बना लें जी। उसके बाद देखिए जैसे अब ये हमारे पास पीएसयू बैंक इंडेक्स का चार्ट आप देख रहे हैं। अब इसमें आप देखिए कि आज से नहीं, कई दिनों से लगातार तेजी दिख रही है। आप किसी भी और सेक्टोरल इंडेक्स से इसका मुकाबला करके देख लें तो आप देखेंगे ये बिल्कुल आपको अलग नजर आएगा, क्योंकि ये सीधा ऊपर की ओर जा रहा है। तो हमें उन चार्ट्स पर फोकस करना है जो कि आउट परफॉर्म कर रहे हैं, और इसमें एक मैसिव आउट परफॉर्मेंस है। आइए इसी के ऊपर निफ्टी का चार्ट डाल करके देखते हैं। तो देखिए ये आपके सामने मैंने इसी चार्ट पर निफ्टी डाली।
और आप देख रहे हैं कि अब आप खुद ही देखिए, चाहे आपको चार्टिंग आती हो या ना आती हो, आप देख पाएंगे कि इसमें जमीन आसमान का फर्क है कि ये किस तरह से आउट परफॉर्म कर रहा है। और ये आउट परफॉर्मेंस कुल मिलाकर शुरू हुई यहाँ पर। आउट परफॉर्मेंस देखने के लिए एक इंडिकेटर होता है जिसको कहते हैं कंपैरेटिव आरएसआई। तो आप चाहें तो कंपैरेटिव आरएसआई का इस्तेमाल करके भी आउट परफॉर्मेंस को और मेथोडिकली देख सकते हैं। अदरवाइज आप ट्रेडिंग व्यू का जो सिंपल कॉन्सेप्ट है इसको देख करके भी आप आउट परफॉर्मेंस जान सकते हैं। तो आप देखिए, जैसे अब ये पीएसयू बैंक इंडेक्स है, अब ये देखिए 80% जहां हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से 80% ऊपर है, लेकिन ये जो निफ्टी है ये केवल 14% ऊपर है। तो आपको ये पता लग रहा है कि आउट परफॉर्मेंस इसमें दिख रही है। 100%। लेकिन जब आप ट्रेडिंग की आउट परफॉर्मेंस देख रहे हैं तो इतने लंबे समय की आउट परफॉर्मेंस नहीं देखनी है, आपको बहुत शॉर्ट टर्म की आउट परफॉर्मेंस देखनी है। तो चार्ट को पीछे ले जाएं और हाल के दिनों में आउट परफॉर्मेंस जांचिए। यानी कि क्योंकि देखिए हमारा व्यू यहाँ पर क्या है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का व्यू है, यानी कि आज खरीदेंगे 2-3 दिन रखेंगे, 1-2 दिन रखेंगे। तो उसमें लॉन्ग टर्म आउट परफॉर्मेंस उतना मैटर नहीं करती जितनी कि शॉर्ट टर्म आउट परफॉर्मेंस मैटर करती है। तो यहां अगर आप देखेंगे, अब आप देखते हैं 20% ये इंडेक्स चला और निफ्टी चला केवल 1.5%। तो हमें पता है कि यहां पर मैसिव आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। तो पहला काम इंडेक्स को देखें और स्टॉक सिलेक्शन उसके बाद। तो जैसे ही आपने इंडेक्स देखा पिछले शाम को, तो आपको पता है कि भाई तेजी बन रही है इन गवर्नमेंट बैंक्स। तो आप, मेरा फोकस क्या होगा, गवर्नमेंट बैंक्स पर मैं आज फोकस करूंगा। ये मैं पहले ही सोच करके आता हूं बाजार खुलने से पहले। यहाँ पर सर एक लोगों का सवाल आता है कि आप कौन कौन से इंडाइसिस पे फोकस रखते हैं जिन्हें आप अपनी वॉच लिस्ट में रखते हैं, लोगों ने अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं? देखिए एनएससी के कई सारे इंडाइसिस, राइट, तो सारे ही इंडाइसिस मैं फॉलो करता हूं। कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनके इंडाइसिस नहीं है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि जो उस सेक्टर का सबसे अग्रणी कंपनी है, यानी कि उसका जो टॉप लीडर कंपनी है, आप उसका चार्ट देख लें, उसको एक रिप्रेजेंटेटिव मानकर उसको भी उस इंडेक्स की सूची में अपनी शामिल कर लें। अलग से एक वॉच लिस्ट बना लीजिए इंडेक्स की और उसको नियमित देखा करें, तो आपको वक्त भी नहीं लगेगा और आप नियम अनुसार सारे इंडेक्स बाजार खुलने से पहले देख लें। नहीं, जैसे मैं यहाँ पे सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि लोग जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रैक करते हैं, फिर निफ्टी भी देख लेते हैं। अब निफ्टी पीएसयू बैंक है या निफ्टी मीडिया है, तो लोग आईटी पे थोड़ा ज्यादा फोकस होंगे, मीडिया को इग्नोर कर दिया। तो मतलब आप तो सारे ही देखते हो, फिर भी जो आपके टॉप सिलेक्टेड इंडाइसेस हैं, नहीं देखिए, मैं सारे इंडेक्स देखता हूँ। मैं अपनी सूची बता देता हूँ आपको कि मैं 750 स्टॉक्स को एक्टिवली ट्रैक कर रहा हूँ। तो 750 शेयर्स में एक लिस्ट है जिसको निफ्टी 500 कहते हैं, जिसमें 500 टॉप कंपनीज हैं। उसके अलावा निफ्टी माइक्रो कैप इंडेक्स है, उसमें 250 स्टॉक्स हैं। तो वो 750 शेयर्स की एक सूची हो गई। इसमें कुछ शेयर्स मुझे पसंद नहीं है तो मैंने हटा रखे हैं, और कुछ शेयर्स हैं जो इन दोनों सूचियों के बाहर हैं जिनको मैंने शामिल किया हुआ है। तो कुल मिलाकर 750 के आसपास शेयर्स हैं जिनको मैं एक्टिवली ट्रैक करता हूँ। अब देखिए, मेरा तो काम ही ये है, लेकिन आप जो दर्शक हैं शायद उनके पास और भी बहुत काम हो, तो आप अपने हिसाब से, अपने वक्त के हिसाब से सूची तैयार कर लीजिए। लेकिन एक अपना यूनिवर्स डिफाइन करना जरूरी है। रहा सवाल इंडाइसिस का, सारे इंडाइसिस देख लीजिए, मुश्किल से कोई 15-20 इंडाइसिस हैं, तो कोई खास समय उसमें आपको नहीं लगेगा। तो जैसे आप इंडेक्स देखते हैं आपको पता रहता है कि इस सेक्टर में आज फोकस करना है। ऑलराइट, तो मतलब आप कह रहे हैं कि सभी पे फोकस करो, जिसमें आउट परफॉर्मेंस देखे उस पे आप। और आपने जो बात कही कि क्यों लोग आईटी पर ज्यादा फोकस्ड हैं, बैंक निफ्टी पर और फिर निफ्टी पर, उसकी वजह यह है क्योंकि उनके ट्रेड्स होते हैं, यानी कि उनके ऑप्शंस और फ्यूचर्स अवेलेबल हैं, जबकि बाकी जो इंडाइसेस हैं वो ट्रेड नहीं होते, तो उस पर हमारा उतना ध्यान नहीं जाता है। लेकिन हमें सारे इंडाइसेस देखने हैं। बहुत बढ़िया। तो देखिए ये है, देखिए अब आपने देखा कि कैसे हमने सही सेक्टर तक हम पहुंच गए। तो पहला जो आधा रास्ता आपने पार कर लिया, जैसे आप सही सेक्टर तक पहुंच गए। उसके बाद आपको देखना है कि इस सेक्टर से जुड़े शेयर्स कौन से। तो देखिए हर सेक्टर के जो मेन स्टॉक्स होते हैं आपको पता होते हैं। अगर आप डेरिवेटिव्स में काम करते हैं शॉर्ट टर्म में, तो आपको पता है कि भाई अगर बैंक्स की मैं बात करूंगा तो सरकारी बैंक कौन कौन से लिस्टेड हैं जो डेरिवेटिव्स में यानी कि एफ&ओ में ट्रेड होते हैं। तो आपको पता है स्टेट बैंक है, पीएनबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है। तो आपके पास ऑलरेडी वो सूची होगी, नहीं होगी तो थोड़ा समय ट्रेड करेंगे, अपने आप बन जाएगी। तो आपको पता है कि इन शेयर्स में ही मुझे फोकस रहना है। अगर आप डेरिवेटिव के बाहर भी ट्रेड कर सकते हैं तो आपकी सूची थोड़ी बड़ी हो जाती है। उसमें चुनिए कि लिक्विड शेयर्स कौन से। तो देखिए अभी हम बात कर रहे थे पुष्कर कि कैसे आपने इस सेक्टर का चुनाव किया। तो जैसे हमने चुन लिया कि हमें सरकारी बैंक में काम करना है, उसके बाद मान लीजिए आप यहाँ हैं, आपको आगे का नहीं पता, आप यहाँ पर हैं, आपको नहीं पता कि आगे क्या होगा, आपको इस तरह का चार्ट नजर आ रहा है जी। और फिर आपने देखा कि इस चार्ट पर एक ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आया, प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर स्टॉक निकला और आपने देखा कि अच्छा ट्रैक्शन चार्ट पर बनता हुआ दिख रहा है। तो अब आपको पता है कि ये वो स्टॉक है जिस पर मुझे आज बेट करना है, क्योंकि हमारे सेक्टर के हिसाब से ठीक है और चार्ट पर फ्रेश ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। अब इसमें देखिए किस चीज को आपको अहमियत देनी है कि स्टॉक नया इंट्राडे हाई बना रहा हो और प्रीवियस डे के हाई को पार कर रहा हो।
ओके तो इस तरह से अगर आप शेयर खोजते हैं तो आपको वो स्टॉक्स मिलते हैं जहां मोमेंटम है। तो देखिए हमने पहले स्टॉक सिलेक्शन किया, सबसे ज़्यादा तवज्जो उसको दी, और मेरा ये मानना है कि हम लोग ऑब्सेस्ड हैं विद टाइमिंग। तो टिपिकली जो नया ट्रेडर होता है वो टाइमिंग को लेकर के बहुत जद्दोजहद करता है कि टाइमिंग ठीक हो जाए, बस 2 रुपया सस्ता मिल जाए और 2 रुपया ऊपर में पिक जाए। लेकिन इवेंचुअली आप देखेंगे तो आपके नुकसान टाइमिंग की कमी के कारण नहीं होते हैं, नुकसान होते हैं बिकॉज ऑफ पुअर स्टॉक सिलेक्शन। तो सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है शेयर के अपने चुनाव को सुधारने में। एक बार शेयर का चुनाव ठीक हो गया, उसके बाद टाइमिंग में हल्की फुल्की आपकी गलती भी हो जाएगी तो उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। मतलब मान लीजिए अगर कोई स्टॉक बहुत ऊपर जाने वाला है, आपने उसको थोड़ा सा ऊपर भी ले लिया तो भी नेट में यू विल मेक मनी। तो टाइमिंग ऑल्दो कोशिश की जाती है कि टाइमिंग को भी और बेहतर करें, लेकिन टाइमिंग से ज़्यादा अहमियत होती है सिलेक्शन। तो अब देखिए मान लीजिए आपने यहाँ यूनियन बैंक लिया, अब आपको इसमें एक सही स्टॉप लॉस रखना है। अब स्टॉप लॉस हर इंसान का अलग होता है, उसके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से होता है। ये 15 मिनट का चार्ट है तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप स्ट्रिक्टली इंट्राडे कर रहे हैं। कुछ ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो इंट्राडे के अलावा अपने लिए थोड़ा लचीलापन रखते हैं कि इंट्राडे करेंगे लेकिन अगर ट्रेड अच्छा जाएगा तो उसको अगले दिन भी ले जाएंगे। अब इसमें देखिए इंपॉर्टेंट वर्ड ये है, अगर ट्रेड प्रॉफिटेबल होगा तो कैरी करेंगे, अगर ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं होगा तो उसको कैरी करने का कोई औचित्य नहीं है। हालांकि हम बिल्कुल इसके विपरीत करते हैं आमतौर पर, जो शेयर में पिटाई हो रही होती है उसी को महीनों सालों तक होल्ड किए बैठे रहते हैं, लॉस को कैरी फॉरवर्ड वो तो देखिए सरासर अन्याय है, पाप है, और उससे आपको बचना है। तो ये कभी नहीं करना है, आपको फोकस करना है कि अगर ट्रेड आपके फेवर में जा रहा है, प्रॉफिटेबल ट्रेड है, आपको लगता है कि इसको अगले दिन भी ले जाएं तो ट्रैक्शन बनेगा तो अगले दिन ले जा सकते हैं। लेकिन फोकस करना चाहिए कि जो भी आपने अपने लिए रूल्स बनाए हैं उनके साथ आप कंसिस्टेंट हो। ऐसा ना करें कि कभी फॉलो किया कभी नहीं किया। तो ट्रेडिंग में मैंने ये पाया है कि अगर आप रूल बनाते हैं, उनको कागज़ पर लिखते हैं और फिर उसको अमल करते हैं और उसको स्ट्रिक्टली अमल करते रहते हैं, जब वो अच्छा चल रहा हो तभी और जब वो खराब चल रहा है तभी भी, देन यू मेक मनी। दैट इज़ द रियल सक्सेस की। तो आपको फोकस करना है रूल बनाने में और फिर उसको इम्प्लीमेंट करने में। तो देखिए जैसे अब यहाँ पे आपने ट्रेड लिया, चार्ट आपको दिख रहा है कि एक रेजिस्टेंस है यहाँ 91 रुपए के आसपास, तो एक बहुत लॉजिकल सा टारगेट है कि भाई स्टॉक 91 तक तो जाएगा क्योंकि वो प्रीवियस एक रेजिस्टेंस चार्ट पर नजर आ रही है जी। अब इतना एनालिसिस तो इतने सालों में आपके वीडियोस देखकर सब समझ ही गए होंगे। तो यहाँ पर 91 का लक्ष्य मान करके आप इसको बाय कर सकते हैं। 91 का ब्रेकआउट फ्रेश आया, फिर आपने देखा नया इंट्राडे हाई बना, स्टॉक ने प्रीवियस डे और उससे पिछले दिन के हाई को भी पार किया, तो फ्रेश एंट्री पॉइंट है। ऑलरेडी हम इस सेक्टर को लेकर के पॉजिटिव हैं और आप देख रहे हैं नया मोमेंटम है। अब देखिए होता क्या है कि अगर मान लीजिए आपने सवेरे स्टॉक में ट्रेड लिया, आपने कहीं बीच में एग्जिट किया, उसके बाद 91 का ब्रेकआउट हो, तो अब आपकी हिम्मत नहीं पड़ती, राइट, क्योंकि आपको लगता है यार ये तो मैंने 88 में खरीदा था, इसको 91 में कैसे खरीदूं। तो देखिए ये बायसेस नहीं रखने चाहिए। देखिए आप किस रेट पर बाय कर रहे हैं दैट इज इमटेरियल, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है इंट्राडे में, शॉर्ट टर्म में। मैं पोजिशनल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात नहीं कर रहा हूं, ये ट्रेडिंग की बात हो रही है। तो ट्रेडिंग में क्या है, हमें अपने रिस्क से मतलब है। जब हम यहां खरीद रहे थे तभी भी हमारा 98 का रिस्क था, जब आप 91 रुपए पर खरीद रहे हैं तो हो सकता है 60 पैसे का रिस्क रहा हो। तो अगर आपके रिस्क में कोई तब्दीली नहीं है तो फॉर यू इट इज द सेम ट्रेड, आपके लिए तो कोई फर्क हुआ ही नहीं, आपके लिए तो वही ट्रेड है। तो अगर आप 91 पर बाय कर रहे हैं, आप उतना ही स्टॉप लॉस रख रहे हैं, तो आपके लिए कुछ भी नहीं बदला। शेयर का भाव चाहे 90 हो, चाहे 100 हो, चाहे 50 हो। तो यहां जब आप बाय कर रहे हैं, आप देखते हैं कि फ्रेश ब्रेकआउट और फ्रेश एंट्री पॉइंट आपको मिलता है। तो जैसे ही आप इसको करने लगते हैं, आपको महसूस होता है कि बहुत ज़्यादा शेयर्स आपको नहीं चाहिए, वही मुट्ठी भर उस दिन के 4-5 शेयर्स होते हैं जिसमें पैसा बन रहा होता है। तो आप क्यों उस शेयर को छोड़कर नए शेयर की तलाश में जाना चाहते हैं, जो शेयर चल रहे हैं, जिनमें नया मोमेंटम है। अब देखिए एक छोटा सा आपको मेंटल टूल देता हूं। देखिए जब आप 91 पर इसको बाय कर रहे हैं, आपके लिए खरीदना इतना मुश्किल हो रहा है, तो आप सोचिए बाकी लोगों के लिए खरीदना कितना मुश्किल होगा। आप तो फिर भी इस स्टॉक में पैसा कमा चुके हैं, आपने एक ट्रेड ऑलरेडी लिया है, लेकिन जो इसमें नई एंट्री देख रहा है उसके लिए कितना टफ होगा ये ट्रेड लेना। तो जो मैंने पॉइंट पहले कहा था कि ईज ऑफ बाइंग, तो दिस इज अ डिफिकल्ट ट्रेड टू मेक, बाकी लोगों के लिए मुश्किल है, तो ये ट्रेड तो देखिए बिल्कुल लेना चाहिए। तो जहां आपको लगता है कि मोमेंटम बन रहा है, वो स्टॉक्स चलते हैं। दूसरी एक चीज़ आपको बताता हूं कि जो लास्ट आवर में ट्रेड्स हैं उसमें आप देखते हैं कि जो उस दिन का सेक्टर होता है जिसमें बड़ा मूव ऑलरेडी आ चुका होता है और एक फ्रेश ब्रेकआउट हो रहा होता है,
वो ट्रेड्स जो हैं दे आर गोल्डन ट्रेड्स, बहुत वो जबरदस्त। बीटीएसटी के लिए भी बहुत अच्छे हैं। बीटीएसटी के लिए भी बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट अगर आप उसको डे एंड तक का टारगेट बनाकर, दिन बंद हुआ आपने क्लोज कर दिया चैप्टर, अगले दिन फिर से नई लड़ाई, नई स्लेट, नई कहानी, तो आप एग्जिट कर सकते हैं और 3:30 बजे उससे एग्जिट कर जाएं। आप चाहें, अगर आपको लगता है कि मोमेंटम बहुत अच्छा है, डेली चार्ट देखें एक बार और देखें कि उसमें ब्रेकआउट है, तो फिर आप उसको अगले दिन भी ले जा सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अगर शेयर का चुनाव ठीक हो तो आपको अवसर बिखरे नजर आएंगे। तो देयर इज नो डर्थ ऑफ अपॉर्चुनिटीज, लेकिन उसके लिए आपको शेयर का चुनाव ठीक करना है। इनफैक्ट आज का ये यूनियन बैंक एक थोड़ा सा इधर कीजिए, मेरे हिसाब से अगर मैं इसे ही बाद में देखूं, देखिए 94 पर बंद हुआ, अभी ये बंद हो गया जी। और मेरे हिसाब से तो ये यहाँ से बीटीएसटी भी बनता है। अगर हमें इंडिकेटर्स में वॉल्यूम लें एक बार लीजिए, जी जी, कि मेरे हिसाब से वॉल्यूम लास्ट आवर में बहुत अच्छे आए हैं। लास्ट आवर में वॉल्यूम्स बहुत अच्छे हैं। अगर यहाँ पे मूविंग एवरेज भी लगा देंगे तो मूविंग एवरेज से ऊपर गया है, सो ऊपर भी जा रहा है, तो कल के लिए इट इज़ अ गुड। ऑल्दो देखिए मेरा फोकस ये रहता है कि अगर आप बीटीएसटी ट्रेड एनालाइज कर रहे हैं तो ऑलवेज लुक एट दी लॉन्गर ड्यूरेशन चार्ट बिफोर यू मेक दैट डिसीजन। तो जैसे ये हम 15 मिनट का चार्ट देख रहे हैं, तो इसको आप स्ट्रिक्टली देखिए बहुत शॉर्ट टर्म इंट्राडे के लिए, और अगर आप इसको अगले दिन भी ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए 30 मिनट या 60 मिनट का चार्ट एक नजर। इसके आगे हम बीटीएसटी को कंटिन्यू करते हैं, तो थोड़ा सा उसके लिए भी गाइड कीजिए लोगों को। तो देखिए जैसे आप मान लीजिए इसी की बात कर रहे हैं या किसी पुराने एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं। जी, तो देखिए एक स्टॉक की बात करते हैं, दिस इज पॉलीकैब जी। अब ये पॉलीकैब का चार्ट है और आप देख रहे हैं कि ये 30 मिनट का इंट्राडे चार्ट मैंने लगाया, और ये हम अभी बात कर रहे हैं बीटीएसटी की। अभी हम पहले बात कर रहे थे इंट्राडे की, ये बीटीएसटी की बात हो रही है। अब आप इस चार्ट को देखें, ये इसका चार्ट है जी। और ये इस तारीख को इसको देखें तो आप देखते हैं कि एक इंट्राडे ब्रेकआउट हुआ। ये वॉल्यूम के बार्स देखिए, तो आप देखिए कि बहुत सब्सटेंशियल वॉल्यूम जंप हुआ स्टॉक में, ब्रेकआउट हुआ वॉल्यूम में भी, प्राइस का भी ब्रेकआउट है, और ये बंद होते समय हुआ, यानी कि जो आखिरी 1 घंटा ट्रेड का है वहां पर आप ये एक्शन आते हुए देख रहे हैं। ये स्टॉक लगातार आउट परफॉर्म कर रहा था पिछले कुछ दिनों से, और इसमें नया आपको ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आया। अगर आप इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे तो रफली इन्हीं स्तरों के आसपास 2800 के आसपास एक रेजिस्टेंस थी, जिसको पार करके स्टॉक ने 2800 के ऊपर ब्रेकआउट दिया। अगर आप इसको 3:30 बजे देख रहे हैं तो आपको पता है कि दिस कैन बी अ ट्रेमेंडस बीटीएसटी, और आपने देखा अगले दिन खुला स्टॉक गैप के साथ, और उसके बाद सीधी बढ़त आपने आते हुए देखी, स्टॉक सीधा 3000 तक। एब्सोल्युटली सर, तो ये ताकत है। देखिए अब इसमें ये होता है कि अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो ये जरूरी नहीं कि आपके सारे ट्रेड सटीक बैठेंगे। स्टॉप लॉस रखा ही इस इरादे से है कि कुछ स्टॉक्स में हमें स्टॉप लॉस देना पड़ेगा, और खुशी खुशी सहर्ष दीजिए, बिल्कुल उसकी चिंता फिक्र मत कीजिए, दिस इज पार्ट ऑफ द गेम। तो जिस तरह आप कॉस्ट चुकाते हैं कुछ भी खरीदने की, उसी तरह उसको मान करके चलिए कि बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है, और उसके बाद जब रिटर्न आता है तो जबरदस्त आता है। अगर आप रिटर्न कम ले रहे हैं तब आप वो स्टॉप लॉस फंड नहीं कर पाएंगे, तो वो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि रिस्क रिवॉर्ड आपका बराबर नहीं, बिल्कुल आपने ठीक बात बोली। नए ट्रेडर्स के लिए खासकर स्टॉप लॉस देना बड़ा मुश्किल होता है, उन्हें लगता है आते ही लॉस हो गया जी। पर जिन लोगों ने प्रॉफिट बनाया होता है उन्हें लगता है जब कमा रहे हैं तो देने में भी कोई हर्ज नहीं है। देखिए इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है, और क्योंकि हम लोग ये कर भी इसी उद्देश्य से रहे हैं कि नए ट्रेडर्स देखें, इसको समझें, तो देखिए क्या होता है, एक बहुत बड़ी समस्या है कि क्वांटिटी बहुत बड़ी होती है। देखिए जो व्हाट कैन किल यू, मैंने इतने ट्रेडर्स देखे हैं जिनमें इतना पोटेंशियल था, देख करके लगता था तो बहुत आगे तक जाएंगे, बहुत पैसा कमाएंगे, बाजार को लेकर उनका पैशन देखने लायक होता था, लेकिन अब वो ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। तो आप उनसे पूछें भाई क्यों छोड़ दिया आपने, क्या वजह रही, या उनकी आप अपनी शीट देखिए। कई सारे ट्रेडर्स मुझे अपनी शीट भेजते हैं कि ये मैंने इस महीने ट्रेड किया, आप देखिए एक बार उसको ऑडिट कीजिए। तो मैं देखता हूँ कि देखिए सबसे कॉमन मिस्टेक जो है वो है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं तो आपको कोई बचा नहीं सकता। आज आप बच जाएं लेकिन कल नहीं बच पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ट्रेडिंग डिसिप्लिन रखने में, पोजीशंस को छोटा रखना है। अब अनफॉर्चुनेटली देखिए आप डेरिवेटिव्स में काम कर रहे हैं तो आपके हाथ में ताकत कम है, क्योंकि वहां पर एक तयशुदा लॉट साइज है जिसमें कोई फेरबदल करना आपके हाथ में नहीं है। तो आपको एक मिनिमम 1 लॉट तो ट्रेड करना ही पड़ता है, और 1 लॉट भी कई लोगों के लिए बहुत बड़ा है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं इसका रिस्क रिवॉर्ड इतना है, या इसमें जो प्रॉफिट लॉस होता है उससे मुझे टेंशन हो रही है, मैं उसको संभाल नहीं पा रहा हूँ, तो किसी ने कहा नहीं है कि आपको डेरिवेटिव अभी ट्रेड करना है। आप पहले कैश मार्केट में अपने पाँव जमा लें और उसके बाद फिर डेरिवेटिव में ट्रेड करें।
तो अपनी क्वांटिटी को सीमित रखने से ही आपको लॉन्ग टर्म में सक्सेस मिलती है। तो देखिए ये है पुष्कर पहला सबसे इम्पॉर्टेंट फर्स्ट पार्ट। और देखिए अगर आपने अपना पहला होमवर्क ठीक किया हो, स्टॉक सिलेक्शन ठीक किया हो, तो आपको नुकसान बड़ा हो जाएगा, इसकी संभावना कम होती है। आप नेट में पैसा ही कमाएंगे, लेकिन इसको और सुधारा जा सकता है, इसको और बेहतर किया जा सकता है। और उसके लिए इंडिकेटर्स हैं, पैटर्न्स हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप और बेहतर एनालिसिस कर सकते हैं। तो उनकी भी चर्चा करते हैं। सो आई थिंक आज आपने काफ़ी कुछ सीख लिया कुणाल सर से। सर ने बताया कि किस तरीके से सबसे पहले आपको, अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करने वाले हैं तो आपको सेक्टर समझना है कि सेक्टर कौन सा आउट परफॉर्म कर रहा है, और उसके बाद आपने स्टॉक सिलेक्शन करना है। इनफैक्ट आपने BTST के बारे में भी सीखा है। पर अब इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो आता है कि सर कौन से इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, कौन से चार्ट पैटर्न्स पे वो फोकस करते हैं, और अगर आपने उन्हें समझा तो आप भी एक बेहतर ट्रेडर बन सकते हैं। सो आई थिंक नेक्स्ट वीडियो का आप सबको इंतजार रहेगा, और अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे मैक्सिमम लोगों तक ये नॉलेज पहुंचे और लोगों को पता लगे कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। अगर आप एक फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं, आप स्टॉक मार्केट में करियर बनाना चाहते हैं, तो सर का और हमारी तरफ से प्रयास है कि आपको फ्री में वैल्यूएबल कंटेंट मिले, और ये आपको तभी मिलेगा जब आप जुड़े रहेंगे। इनफैक्ट अगर सर का चैनल आप देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सो डू चेक आउट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू वर सेल्फ मेड एंड जय हिंद।